हुए डोटासरा का सरकार पर तीखा हमला। बोले, मंत्री नहीं चवन्नी चोर, सरकार बन गई सर्कस कोटा। शहर में बुधवार को ओबीसी कांग्रेस का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत बनाने और ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले दिन से यह बात कहते आ रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने लगातार देश भर में अभियान चलाया है और कांग्रेस सामाजिक न्याय की दिशा में प्रतिबद्ध है। डोटासरा ने कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोचिंग उद्योग का राजस्व लगभग आधा रह गया है और सरकार की नीतियों के कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाया गया उसका फायदा विद्यार्थियों को नहीं बल्कि माफिया तत्वों को मिल रहा है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने भाजपा मंत्रियों को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय केवल बयानबाजी में लगे हुए हैं। डोटासरा ने कहा, ये मंत्री नहीं चवन्नी चोर हैं और यह सरकार अब सरकार नहीं बल्कि सर्कस बनकर रह गई है। कांग्रेस संगठन में एकजुटता को लेकर पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने स्वीकार किया कि कोटा में कुछ वाइब्रेशन जरूर है, लेकिन पार्टी नेतृत्व इसे जल्द ही दूर कर देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम को कांग्रेस के संगठन विस्तार और ओबीसी वर्ग के बीच राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में जब आजादी आई तो देश के किसान का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रजातंत्र का ब्रह्म वाक्य बोला जाने लगा। दिल्ली की सरकार का रास्ता किसान के खेत में से होकर निकलता है, लेकिन मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, पिछड़े वर्गों का विश्वास जिस पार्टी के साथ खड़ा है, दिल्ली की सल्तनत का रास्ता उस पार्टी के लिए सुगम है। बाकी दुनिया की कोई ताकत सरकार नहीं बना सकती। मुझे बहुत तक मैं जिन वर्गों के बीच में खड़ा होकर पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूं, कभी कभी मुझे लगता है देश की समूची जातियों का आंदोलन है और इसीलिए ओबीसी की लीडरशिप इसकी अगुवाई कर रही। राम मंदिर का आंदोलन समाप्त हो गया, ओबीसी के लोगों को ओबीसी की संगठित ताकत का सपना देखने से वंचित कर दिया, पथ भ्रष्ट कर दिया, रास्ता बदल दिया धर्म के नाम पर। उसके बाद क्या हुआ? कहां है कल्याण सिंह जी का अस्तित्व? कहां है उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी नितंबरा का राजनीतिक अस्तित्व? ये साजिशें भारतीय समाज में आदि अनादि काल से चली हुई आ रही। ओबीसी का तबका खड़ा होकर अपना स्व का अस्तित्व कायम करने के लिए संघर्ष की बुनियाद तय नहीं कर ले, वो संगठित होकर भारत की सत्ता में अपना हक मांगने के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाए। इसलिए धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लगातार बांटते चले जाओ। यह चिंताजनक परिस्थिति, यह प्रहलाद गुंजल नहीं कह रहा, यह विकृतियां भारत में हजारों सालों से चली हुई आ रही। आपने देखा होगा पिछले दिनों चार्ल्स एरन नाम के एक व्यक्ति ने किताब लिखी भारत का खोया हुआ बादशाह सम्राट अशोकमान। आप आश्चर्य करेंगे, एक अंग्रेज लिख रहा कि केवल धर्मांधता का विरोधी होने के कारण भारत के साहित्य और इतिहासकारों ने दुनिया के इतने बड़े सबल और शक्तिशाली शासक, जिसका एशिया संपूर्ण महाद्वीप के अंदर शासन, महाद्वीप में शासन कायम था, उसको इतिहास के पन्नों से ओझल कर दिया। विदेशी आक्रांताओं से लड़ा, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा और लड़ते लड़ते मुख्य धारा से अलग थलग चला गया। उसका परिणाम यह हुआ कि प्रजातंत्र की 75 साल की यात्रा में भी
उस भारत के मूल को पिछड़ा कहकर संबोधित किया जाने लगा। ये हमारे लिए तकलीफ की बात। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कानूनी भाषा के तौर पर यह शब्द दे दिया, वो भारत की आत्मा है, भारत की ताकत है। इनके बिना भारत का समग्र विकास संभव नहीं। प्रजातंत्र में इसीलिए सब लोगों के विकास की बात तय की गई। जब लोकतंत्र की यात्रा में समुचित भारत का विकास करना चाहते तो पहले तय करना पड़ेगा उन पिछड़े वर्गों का कल्याण, जिन्होंने 1700-800 साल की कालखंड की यात्रा में इस भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपना वजूद मिटा लिया। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना के लिए और हिस्सेदारी के लिए राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया, उसमें आखिरी में मोदी जी को हार माननी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा, घोषणा करनी पड़ी। लेकिन आज भी उनके मन में बेईमानी है। जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें कोई कॉलम अभी तक जातिगत जनगणना का नहीं दिया गया। कोटा का कोचिंग उद्योग पूरी तरीके से जो राजस्व 6500 करोड़ के लगभग था वो आधा हो गया है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कोचिंग के लिए कंट्रोल के लिए जो कानून लाए वो कानून भी ऐसा लाए कि कोचिंग माफियाओं को संरक्षण मिले। जैसे नीट के अंदर कोचिंग माफियाओं को धर्मेंद्र प्रधान जी और एनटीए पूरा संरक्षण दे रहा था। राहुल गांधी जी ने 2024 में ही कहा था कि नीट का पेपर आउट हो रहा है, 24 का हुआ, 25 का हुआ, 26 का हुआ, और मैं समझता हूं कि फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। चुनाव कोई भी हो वो मतपत्र से ही होना चाहिए। ईवीएम तो पूरी तरीके से बीजेपी का हथियार है। चुनाव आयोग भी अब बीजेपी का एक तरीके से प्रवक्ता बन गया, उनका हथियार बन गया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो थे ही थे। तो मैं समझता हूं कि जब न्याय तभी होगा, और वोट का जो अधिकार एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। देखिए, ये तो मंत्री है क्या, चलती है क्या इनकी? ये तो चवन्नी चोर हैं। चवन्नी चोर है, छोटी छोटी चोरी करते हैं, और जब कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो उसको बांध के गाड़ियां देते हैं। ये कोई सरकार है क्या? ये तो सर्कस है। कोटा में बहुत मजबूत है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है, उसको जल्दी हम ठीक कर लेंगे बैठ करके। अब भविष्य में आने वाला जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो आप देखना, नाचते गाते ढोल बजा के साथ पूरी कांग्रेस एक साथ कार्यक्रम करेगी, जो भी कार्यक्रम होगा।